नमस्कार साथियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्टडी विद भवानी सर की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो साथियों आइएगा, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये जो एक कविता का साहित्य का भाग आता है, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसको बखूबी समझाऊंगा। इसका मैंने एकदम डायग्राम बना लिया है बढ़िया तरीके से। आप लोगों को केवल इस डायग्राम के साथ देखना है और याद करना है। साथियों एक बात और कि ये जो कक्षा है, ये कक्षा आपको बढ़िया तरीके से शेयर करनी है, लाइक करनी है, ये आपका कर्तव्य बनेगा। आपको एकदम कंसेप्ट आसानी से याद हो जाएगा। और पिछली बार जो रीट में प्रश्न आया था वो यहीं से आया था। देखो मैं आपको बात बता दूं, ये सारी चीजें जो होती है वो सारी कविताओं में होती है। आपको एग्जामिनर एक अपठित पद्यांश देगा। क्या देगा? पद्यांश देगा। उसमें आपको प्रश्न पूछेगा। प्रश्न इस प्रकार का पूछेगा कि अपन जिंदगी में पढ़ेड़ो ही कोनी, पर वास्तविकता में पढ़ेड़ो है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ेड़ो है आपनो, पर अपन याद कोनी बाची जा। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने चार स्थितियां देखने को मिलेगी। एक शिल्प सौंदर्य, एक नाद सौंदर्य, एक विचार सौंदर्य, एक भाव सौंदर्य। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा शिल्प सौंदर्य। लास्ट बार रीट 2017-18 में यहां से ही प्रश्न आया था शिल्प सौंदर्य से। मैं शिल्प सौंदर्य पहले पढ़ा रहा हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। इसमें क्योंकि बातें आएंगी, अलंकार छंद की भी बातें आएंगी, गुणों की बात आएगी, रीति की बात आएगी, तो इसको आसानी से कैसे समझाया जाए। क्योंकि प्रश्न तो कितना आएगा, इन चारों को मिलाकर एक प्रश्न आएगा। अब इस एक प्रश्न के लिए मैं एक ऐसा तरीका आपके सामने निजात करूं कि आप वीडियो देखने माध्यम से ही उसको राइट कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक फंस जाओ, इतनी चीजें और याद करनी पड़ेगी सर, क्या सर हिंदी में छंद अलंकार और पढ़ने पड़ेंगे, हम तो मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाकर मेरा साथ देना है। अच्छे से एक दो बार वीडियो को पूरा देख लेना, ढंग से देख लेना, आपका कार्य हो जाएगा। अगर सही करना चाहते हो प्रश्न को तो, अन्यथा मत देखना। अगर प्रश्न को सही और सटीक तरीके से करना चाहते हो तो ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिल्प सौंदर्य। सौंदर्य यानी सुंदरता। सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ा, सौंदर्य बना भाववाचक शब्द है। शिल्प यानी बनावट, अर्थात बनावट सुंदरता। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो कविता है वो कविता नहीं जो आप समझते हो, वो कविता की बात नहीं कर रहा हूं। जो एग्जाम में आएगी उस कविता की बात कर रहा हूं। ये जो कविता है उस कविता में जो उसका बनावट है, उसका जो सुंदरता है उसके बारे में। अब सुंदरता तो कौन लेके आए साहब? अलंकार लेके आएगा। उसका गुण और धर्म भाषा लेके आएगी, रीति लेके आएगी, उसका छंद लेके आएगा। अब उसकी बनावट जो आभूषण है वो तो यही है। अब उस आभूषण की बात कर रहा है, उस आभूषण से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पुटअप करेगा। क्या प्रश्न पुटअप करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिल्प सौंदर्य रीट 2017-18 में यही से प्रश्न आया था, बात को याद रखिएगा। शिल्प, शिल्प यानी क्या होती है सर? बनावट होती है। शिल्प यानी क्या होती है? बनावट होती है, बनावट। भाषा, शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा? क्या एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है? शिल्प सौंदर्य में एग्जामिनर ने जो रीट 2017-18 में प्रश्न यही पूछा था कि बताइए इस कविता की भाषा कैसी है। तो भाषा में आपके सामने गुण और रीति आते हैं। अगर आपको गुण और रीति याद है तो भाषा याद है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर अलंकार पूछ सकता है, शिल्प सौंदर्य नहीं देगा। शिल्प सौंदर्य में पूछेगा कि यहां पर अलंकार बता दो साहब, इसका मतलब शिल्प सौंदर्य पूछा है। आपसे पूछ लेगा छंद बताओ साहब इस कविता में, इसका मतलब आपसे शिल्प सौंदर्य ही पूछा है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर आपको भाषा पूछ सकता है, अलंकार पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है। अगर आपको भाषा याद है, अलंकार याद है, छंद याद है, इसका मतलब आपका शिल्प सौंदर्य से प्रश्न गलती से भी गलत नहीं हो सकता। बात कंप्लीट। पहली बात, काव्य में संवाद या कथोपकथन में भी शिल्प सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। अर्थात आप देखिएगा, कोई भी कविता आपके सामने पद्यांश दिया है एग्जामिनर ने, उस एग्जामिनर ने जो पद्यांश दिया है उस पद्यांश में आपको यह देखना है कथोपकथन है क्या, है ना, या आप देख पाएंगे कि उसमें कोई संवाद हुआ है क्या। तो निश्चित तौर पर वहां पर शिल्प सौंदर्य का प्रयोग हुआ है। और शिल्प सौंदर्य केवल इन तीनों चीजों से ही पूछा जा सकता है, भाषा, अलंकार, छंद। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। तो बात कंप्लीट हो गई। वापस देखो, शिल्प सौंदर्य क्या है? शिल्प यानी बनावट होती है। और ये बातें, सौंदर्य का मतलब आभूषण है, आभूषण का मतलब ये आभूषण ही तो इसकी सुंदरता बनाएंगे कविता की। भाषा, अलंकार और छंद। तो हमें क्या पढ़ना होगा, हमें क्या याद होना चाहिए? हमें भाषा, अलंकार, छंद याद होनी चाहिए। भाई सर ये तीनों याद करवा दोगे क्या एक क्लास में? नहीं साहब, इसकी कम से कम 4 या 5 कक्षाएं बनेगी। ये जो आपके सामने 4-5 पॉइंट है, इनकी 5-6 कक्षाएं बनेगी। 5-6 कक्षाओं में ये पूरा सौंदर्य जितने भी है, भाव, नाद, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन 5-6 कक्षाओं को आपको ईमानदारी से देखना है और शेयर और लाइक जरूर करना है। ठीक है ना? आइएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर हमें भाषा में, शिल्प सौंदर्य में भाषा याद करनी है, गुण रीतियां याद होनी चाहिए, अलंकार याद होना चाहिए, छंद याद होना चाहिए। पर आपके भवानी शंकर शर्मा आपके साथ डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भाषा में क्या पूछेगा? भाषा में 3 गुण हैं।
तीन गुणों को आपको ज्यादातर मोस्ट रूप से याद है तो आपका कार्य निकल गया। अगर तीन गुण याद है तो आप चार ऑप्शन देखते ही उत्तर कर दोगे। ठीक है, आपका प्रसाद गुण, आपका ओज गुण और आपका माधुर्य गुण, ये तीनों गुण आपको याद होने चाहिए बढ़िया तरीके से। कैसे याद करोगे? आओ सबसे पहले मैं प्रसाद गुण की चर्चा करता हूं। क्या है प्रसाद गुण, किसे कहते हैं? प्रसाद गुरुजी वो प्रसाद, यहाँ प्रसाद दिया गया भगवान वाला मंदिर में वो के ना पाया गुरुजी वो प्रसाद की गालड़ा लाल हो जाए, वो भी को नहीं है, थारा बहुत खा रहे हैं पर वो प्रसाद को नहीं है। यह प्रसाद जो है वो अपने कविता का प्रसाद है। इस कविता के प्रसाद को आपको लेना है। कैसे लोगे? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण रचना मानी जाती है। अर्थात क्या कहना चाहता है ये पंक्ति? ये पंक्ति मैंने आपके 12th कक्षा 11th कक्षा को देखकर बनाई है कि ऐसी काव्य रचना, ऐसी कविता जिकन देखता ही आप तुरंत समझ जाओ कविता ही है। बात समझ आ गई? अर्थात जिसको तुरंत समझा जा सके, जो तुरंत समझ में आ जाए, उसमें पता ऐसा कुछ नहीं हो, उससे तुरंत पता चल जाएगी ये कविता में समझ में आ गई। जिसको देखते ही कविता समझ में आ जाए वह कविता हमेशा प्रसाद गुण की होती है, यानी सिंपल, अर्थात एकदम स्वच्छ, एकदम स्पष्ट, अर्थात देखते ही समझ में आ जाए, है ना? यही बात है। जैसे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यही बात है, प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता यही है जो स्वच्छ है, जिसमें बहुत ज्यादा भयंकर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जिसमें छंद अलंकारों का इतना भयंकर प्रयोग नहीं किया है, जिसमें कहने का तात्पर्य सामासिक शब्दों का प्रयोग इतना भयंकर तरह से नहीं किया है, जिसमें आसान शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो हमें सुनने में ही नहीं आए हो कभी, है ना? तो तुरंत समझ में आ जाए ऐसे जो कविता है वह प्रसाद गुण है। तो आप तुरंत उस कविता को देखोगे, अगर तुरंत समझ में आ रही है तो निश्चित तौर पर उसमें प्रसाद गुण है, आपको ऑप्शन राइट कर देना है, पहली बात। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, नर होना निराश करो, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यही बात आपसे कहता हूं, नर हो न निराश करो, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आप रीट में लग जाओगे तो साथियों आप जरूर बोलोगे कि भवानी सर ने हमें उस लेवल पे भी समझा दिया जिस लेवल पे हम वहां पे डूब रहे थे। आपके एक तिनके का कार्य करेगा ये वीडियो, ध्यान रखना, एक तिनके के सारे का, क्योंकि किसी को नहीं आते भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, ना सौंदर्य, केवल बावड़ा बनाए मजा ले जाए। आपको उस तरीके से याद करना जिससे आसानी से समझ में आ जाए, है ना? चीजों को आसान बनाकर पढ़ाना टीचर कहलाता है। ठीक है, तो आप पर समझ में आ गई गुरुजी, नर निराश समझ में आ रही है, काम करो काम भी समझ में आ रहे, कुछ कौन सा शब्द जिसको समझ को नहीं आ रहे गुरुजी? सारा आ रहे को मतलब प्रसाद गुण है। अगर थाने समझ में आ रहे को मतलब प्रसाद गुण है, अगर थाने समझ में आ रहे को मतलब कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। बात समझ आ गई? तो ये प्रसाद गुण की बातें हैं। पहला कंप्लीट, दूसरे में चलते हैं। दूसरा है ओज गुण। ओज गुण जिसका वो ओजस्वी चेहरा है, एकदम दिखता है, प्रसन्न हो जाए, उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, वही ओज गुण है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से मन में जोश, उत्साह, उल्लास, वीरता आदि की भावना उत्पन्न हो, जिसको पढ़ते ही जोश आ जाए, एकदम मर्दू या मजम, बस उत्साह एकदम छाजा, हाँ मजो आ गया जिंदगी को, नौकरी लगता है क्या इसी मजो जैसी, उल्लास, वीरता, ये थगमाए जज्बा आ जाए, तो इको मतलब भी कवितम ओज गुण है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली लानी थी, है ना? तो ये बात आपको समझ आ गई गुरुजी ने क्या कहा? तो वहां पर ओज गुण की क्या होगी? प्रधानता होगी। वहां पर ओज गुण की क्या होगी? प्रधानता होगी। ये जरूर ध्यान रखना। ये कविता तिवारी की एक बात याद आती है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर दिव्य शक्ति आजमाने लगी बेटियां, अरे अब तो अपने बाप की अर्थी को कांधा देने शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये बेटियों के बारे में कहा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि साहब वास्तव में ये हकीकत है। वो बेटा पड़ा रहता है पर बेटी कंधे पर अपने पिता को क्या लेके जाती है? शमशान घाट तक लेके जाती है। आज आपका फादर्स डे है, आप सोच के देखिएगा कितनी शानदार बात मैंने आप लोगों के लिए कही होगी। तो आप लोगों का निवेदन है कि आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो ओज गुण यही है जो अभी अभी मैंने बात बताई, आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। देखो, जैसे गौड़ रीति की तरह इसमें संयुक्त अक्षर, जैसे गौड़ रीति, ध्यान रखना ये गौड़ रीति शब्द आया मैंने इसीलिए जोड़ा है, गौड़ रीति ओजगुण में ही होती है, गौड़ रीति ओजगुण में होती है। ओड रीति की तरह, गौड़ रीति की तरह इसमें संयुक्त अक्षरों, किसका? संयुक्त, गौड़ रीति में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है।
टय वर्ग वर्णों का, जिसमें टय वर्ण जो होते हैं, टय वर्ग के वर्ण ज्यादातर होते हैं, सामासिक पदों का एवं रेफ यानी ये रेफ रकार युक्त वर्णों की प्रधानता होती है, जिसमें इनकी क्या हो, प्रधानता होती है। वो कौन सी रीति होती है, गौड़ रीति होती है ना, ये जरूर ध्यान रखना। जिसमें वीर, रौद्र, विभत्स आदि रस प्रधान होते हैं। बात समझ आ रही है, रस भी आ गए हैं, है ना, रीति भी आ गई है, गुण भी आ गया है। इसमें वीर, रौद्र, विभत्स आदि रस प्रधान होते हैं। तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, ओज गुण है तो कौन कौन से रस हो सकते हैं, वीर, रौद्र, विभत्स रस हो सकते हैं। कौन सी रीति हो सकती है, गौड़ रीति हो सकती है। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। बात कंप्लीट हो गई सभी साथियों के। तो वापिस देखो, गौड़ रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, तय वर्गों, सामासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों की प्रधानता होती है। वीर, रौद्र और विभत्स आदि रस प्रधान होते हैं। बात समझ आ गई। जैसे उदाहरण अभी मैंने बताए दो, एक उदाहरण में और बता देता हूं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों को बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देखो कितनी शानदार बात कही है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि साहब देश के लिए कुछ बोल रहे हैं साहब, है ना, रेफ का प्रयोग हो रहा है यहां पर। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आई होगी कि ये ओज गुण की बातें हैं। ऐसे उदाहरण अगर आपको देखने को मिले तो आप भाषा में ओज गुण कीजिएगा। रीति गौड़ रीति होगी, यहां पर विभत्स रस होगा, यहां पर आपके सामने रौद्र रस होगा। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना, वीर रस होगा। ऐसी प्रधानता आपके ओज गुण में होती है। बात सेकंड भी कंप्लीट हो गई। प्रसाद गुण याद हो गया ना, ईमानदारी से बताओ। आपको ओज गुण याद हो गया, ईमानदारी से बताओ। तो इसलिए आपको तीसरे गुण की ओर चलना पड़ेगा। तीसरा गुण क्या है, तीसरे गुण की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्टडी बहुत शानदार करनी है। स्टडी बहुत शानदार करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग जरूर संस्कृत के वीडियो जो आरबीएससी पैटर्न पर मैंने बना रखे हैं और आगे भी बढ़ाऊंगा, वो सारे देख ले। वहां से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आरबीएससी पैटर्न के 6 से लेकर मैंने 12वीं तक की पुस्तकों से पाठ बनाए हैं। उन पाठ में जितने संधि के उदाहरण हैं, जितने समास के उदाहरण हैं, जितने उपसर्ग के उदाहरण, जितने प्रत्यय के उदाहरण हैं, अलग से निकाले। एक एक पाठ पढ़ाया मैंने, उससे एक एक संधि की जितनी संधियां बनती हैं, जितने समास बनते हैं, जितने कारक के उदाहरण, जितने उपसर्ग के उदाहरण बनते हैं, सबको अलग अलग करके आपसे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर बताएं। तो इसका तात्पर्य होता है कि एग्जामिनर अगर 36 से लेकर 10वीं तक का कोई भी प्रश्न बनाता है, आपको वहां पर याद हो जाएगा और गलती से भी गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। संस्कृत आरबीसी, मैंने मनोविज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाए जिसमें अधिगम है, बुद्धि है, वो जरूर पढ़ना। वहां पर मैंने आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों बुक्स आपको क्लियर करवाई है, ये ध्यान रखना। कुछ मैंने एसएसटी के वीडियोस भी डाले हैं, मेरे शिक्षण विधियों के वीडियोस डाले हुए हैं। शिक्षण विधियों के संस्कृत के देखना, आपको समझ में आएंगी। आपको क्वेश्चन सीट्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तो आप जरूर देखना, मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, माधुर्य गुण। अंतिम गुण है, आज का अंतिम पॉइंट है आपके सामने, माधुर्य गुण। क्योंकि छंद अलंकार एक दिन में नहीं हो सकते, अलंकार कल बताऊंगा और छंद परसों बताऊंगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। है, तो माधुर्य गुण में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या बात आती है, कोमलकांत। कौन सी बात भाई, कोमलकांत, जिसका कोमलकांत हो, आहा, पदावली हो, जिसमें कौन सी पदावली हो, कोमलकांत पदावली हो। श्रृंगार हो, श्रृंगार तेरा यौवन, है ना, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ये कौन सा गुण है, ये माधुर्य गुण है। ना कज्जल कृत धारा, ना मुक्तामणि हार, ना किंचित कृत श्रृंगार, त्वदपि कियति सुंदर ही, तुम कियति सुंदर ही। प्रेम हो, जिसमें क्या हो, प्रेम हो, जिसमें शांति हो। प्रेम और शांति एक साथ नहीं रह सकती, जिसको प्रेम है वहां शांति होगी, पर यहां पर बात शांति की है। करुणा हो कि भाव उत्पन्न हो, जिन पर श्रृंगार हो, प्रेम हो, शांति हो, करुणा हो, ऐसे भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए साहब माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। वैधर्भी रीति, वैधर्भी रीति, कालिदास भी वैधर्भी रीति लिखता है, क्योंकि श्रृंगार सबसे ज्यादा कालिदास ने लिखा है। शकुंतला का श्रृंगार कालिदास ने किया है, और कालिदास की रीति कौन सी थी, वैधर्भी रीति थी, ध्यान रखना। की तरह उसमें संयुक्ताक्षर, वैधर्भी रीति में क्या होता है ना, ध्यान रखना, संयुक्ताक्षरों, तय वर्गों, सामासिक पदों का अभाव होता है। गौड़ रीति में तो ये होते हैं,
पर वैदर्भी रीति में इनका क्या होता है, अभाव होता है। अभाव होता है इसका मतलब माधुर्य है, और कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति है। गौर करिएगा साहब, गौर करिएगा, ये ट्रिक है, गौर करिएगा। अगर ये चीजें दिमाग में हो गई आसानी से आप उत्तर दे दोगे। मुझे जहां तक लगता है ये एक वीडियो ही काफी है आपके रीट के लिए, ये एक वीडियो ही काफी है। अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देख लिया, ये एक वीडियो ही काफी है, क्योंकि अलंकार छंद आज तक तो पूछे नहीं गए, आगे पूछा जाए तो उसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, है ना। जैसे उदाहरण भी देखेंगे, इसमें देखो श्रृंगार, हास्य, करुणा और शांति, ये सारे रस होते हैं। बात में आ गई, रस भी प्रधान हो गए, गुरुजी में आगे श्रृंगार होगो, करुणा होगी, शांति होगी, हास्य आगमाई होगा, प्रेम में ही तो आओगे हास्य। और जब तक हंसोगा नहीं तब तक कठों फंसोगा, हंसेगी तो फंसेगी ना। तो वही बात है, श्रृंगार, हास्य, करुणा, शांति, है ना। तो ये चीजें इसी में आएंगी, रस प्रधान होगा, प्रेम में ही होगा, सारी चीजें, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी मुल्काम, देखो कितना शानदार कान्हा की बात कह रहे हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाम, सो करे बोहिनी हंसे, देने कहीं नटी जाए। अर्थात कहता है बतरस लालच लाल की, अर्थात लाल अर्थात कृष्ण से बोलने के लिए, बतलाने के लिए वो क्या कर रही है, मुरली को छुपा रही है ना। राधा क्या कर रही है, मुरली को छुपा रही है, या कोई दासी है जो, या कोई कहने का तात्पर्य हो गई ग्वाली है जो छुपा रही है। सो करे बोहिनी हंसे, और जैसे ही वो क्या करता है, सौगंध खिलाता है। कृष्ण कहते तुम थार सौगंध लग जाएगी, तो लग जाएंगे सौगंध, बता कटे जब बताएंगे बोआ मटका के हाथी मटकी मुल्की, तो फिर के बाद में देने कहीं, और कृष्ण बोलता है दे दे मुझे वो बांसुरी, तो वो कहेंगे नटी जाए, वह नाचन ना मत तो को नहीं दो। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, ये एक हास्य है, इसमें आपका श्रृंगार भी देखने को मिलेगा। तो ये जो ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है, ये निश्चित तौर पर कौन सा गुण होगा साथियों, ये निश्चित तौर पर माधुर्य गुण होगा। तो मुझे जरूर बताइएगा। ये अपनी कक्षा खत्म हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको पूरी भाषा बता दी है। इस भाषा से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रीट का आखिरी पेपर भी यहां से एक ही प्रश्न आएगा जो आपको मजा आ जाएगा। आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, और बोल दो आज के आनंद की जय हो, और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।